हेलो नमस्कार। कैसे आप सभी। स्वागत है साई क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि एमपी सेट का रिजल्ट आ चुका है, आप सभी को पता है। मैं आज आपसे बात करूंगा एमपी सेट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आगे आपको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, किस तरीके से हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा भी क्या हमारे पास कुछ और ऑप्शन है। जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या फिर आगे अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जिनका नहीं हुआ वो भी निराश ना हो, उनके लिए आगे नेट की एग्ज़ाम भी है। तो हम आज के लेक्चर में यह देखेंगे कि एमपी सेट की एग्ज़ाम को हम आगे निकालने के बाद हमारे लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से हम उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा नाम है ऋषभ गुप्ता। आज हम देखते हैं कि एमपी सेट को हम किस तरीके से देखते हैं कि क्लियर होने के बाद हम क्या कर सकते हैं। जैसे सेट के पास होने के बाद हमारा अगला कदम क्या हो सकता है, क्या हम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या। ठीक है, ये आपको सबसे पहले सोचना है। क्या सेट क्वालिफाई व्यक्ति पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता है क्या, गेस्ट फैकल्टी के लिए कर सकता है क्या, या असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो सकता है। उससे पहले मैं आपको रिजल्ट के बारे में कुछ बता देता हूँ। जैसे सेट की एग्ज़ाम कब हुई थी, 2025 में हुई थी, मध्य प्रदेश सेट। ठीक है, सेट की एग्ज़ाम क्या होती है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसको क्लियर करने के बाद आप क्या बन सकते हो, मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम आप दे सकते हो मध्य प्रदेश में, केवल मध्य प्रदेश में। और अगर आप नेट की एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आप कहाँ दे सकते हो, ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, पहले तो ये डिफरेंस क्लियर कर लो। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया की किसी भी राज्य में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, यह एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद पात्रता परीक्षा है कुल मिला के। तो ये रिजल्ट रहा है ना। रिजल्ट रहा है अलग अलग सब्जेक्ट्स का। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखो कि 27% ओबीसी के, 14% सॉरी अनरिजर्व के, 14% ओबीसी के, 16% एससी के, 20% किसके, एसटी के, ईडब्ल्यूएस के 10%। मतलब जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग इन्होंने दिया है। यूजीसी जिस तरीके से देता है उसी तरीके से सेट के एग्जाम में भी फॉलो किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब जब रिजल्ट की बात कर लेते हैं, है ना, तो रिजल्ट में ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इस पर गौर कीजिएगा। ठीक है, ये वाली लाइन जो सी वाला है, यह आपका कट ऑफ है। ठीक है, पहले मैं कुछ इसके बारे में बता देता हूँ, फिर आगे आपको क्या करना चाहिए अब मैं आपको उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन में 174 कट ऑफ गया है ना, ये आगे उसी तरह के कट ऑफ है। मैं आपको जो मेन मुद्दे वाली जो बात है, जिन जो हिस्ट्री विषय वाले व्यक्ति हैं उनके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, हिस्ट्री जिसका कोड क्या आता है, 06, है ना, कभी पूछ ले इंटरव्यू में कि हिस्ट्री का कोड क्या आता है, तो 06 कोड है ना, ध्यान रखना। ठीक है, तो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, है ना, ये इसको नहीं जानना है आपको। ए और बी को ये ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपके लिए जो काम की बिंदु है वो क्या है, सी आपका काम का बिंदु है। क्लियर है इतनी बात। तो मैं आपको उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो, ये रहा कट ऑफ। ठीक है, तो कट ऑफ कितना रहा है, 200 मार्क्स रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, कट ऑफ कितना रहा है, 200 मार्क्स। 200 मार्क्स मतलब 100 क्वेश्चन, है ना, आउट ऑफ कितने, 150 क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा कट ऑफ रहा है भाई। ये जो है ये अनरिजर्व का है ना, बात कर रहा हूँ मैं अनरिजर्व का। ठीक है, फिर अनरिजर्व में भी घटता गया है, ओबीसी का कट ऑफ है। ठीक है, फिर उसके बाद एससी का कट ऑफ है, एसटी का कट ऑफ है। तो आप देखते जाओ। अगर मैं यहाँ बस से बात करूँ आपसे, देखो ये दो जो है इसमें अनरिजर्व में मेन और वुमेन। ठीक है, मेन और वुमेन इस तरीके से चला है। क्लियर है इतनी बात। तो लास्ट के आप अभी तीन छोड़ दो, जैसे ये वाला अभी छोड़ दो और यहाँ तक देखो। ठीक है, तो ये जैसे हो जाएगा, वुमेन का हो जाएगा, ये मेन का हो जाएगा। ठीक है, कैटेगरी देख लेना, ई डब्ल्यू एस 182, है ना, 182 लास्ट वाली जो कैटेगरी है वो कौन सी है, ई डब्ल्यू एस की कैटेगरी है। ठीक है, 182 कट ऑफ गया है। ई डब्ल्यू एस और जनरल में देखो ज़्यादा डिफरेंस है भाई, 18 मार्क्स का डिफरेंस है। अगर देखा जाए तो कितने मार्क्स का डिफरेंस है, 18 मार्क्स का डिफरेंस है। क्लियर है, तो 10% रिजर्वेशन के साथ, है ना। तो अगर ये देखा जाए तो 91 कट ऑफ गया है ना, 9 क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा है। 91 कह सकते हो आप कि 91 क्वेश्चन सही ईडब्ल्यूएस में अगर किसी ने करे। तो जिन लोगों का हुआ है ना, हमारे चैनल के थ्रू अगर जिन लोगों से हमने पढ़ाई करी है, कुछ भी देखा है, तो उनको बहुत बहुत बधाई, है ना। इनकैंडू क्वेश्चन और यहाँ पर 100 क्वेश्चन। फिर अगर मैं बात करूँ आपसे ओबीसी का, तो ओबीसी का भी लगभग कितना है, यहाँ पर आप देख रहे हो तो 9 और 6, 96 क्वेश्चन है ना, 96 क्वेश्चन है। ठीक है, वुमेन का देख लेना कितना है, 94 क्वेश्चन है। क्लियर है, वुमेन का 94 क्वेश्चन है। मतलब अलग अलग कट ऑफ है। एक तरीके से अगर मैं स्पेसिफिक करूँ तो आपसे क्लियर कर देता हूँ मैं। जैसे अनरिजर्व में 100 क्वेश्चन, है ना। और अगर मैं बात करूँ आपसे वुमेन में 196 मतलब आपके 9 और 8 98, है ना, 98 क्वेश्चन। ई डब्ल्यू एस की अगर मैं बात करूँ तो 91, चाहे मेन हो या वुमेन। ठीक है, ओबीसी की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ओबीसी में अगर मैं मेन की बात करूँ तो कितना जा रहा है बताओ,
192 मतलब कितना हो जाएगा, 9 और 6, ठीक है 96। और अगर वुमेन की बात करूँ तो कितना हो रहा है 188, तो कितना हो जाएगा 94। क्लियर है, 94 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो उसके बाद कौन सी कैटेगरी है, ये एससी की है। एससी में कितना गया है, एससी का कट ऑफ देखो यहाँ पर 170 और 164, 170 और 164 है ना, 170 और 164, 170 कितना हो जाएगा बताओ, 8 और 5, 85 क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 170 कितना हो जाएगा, 164 कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, 82 क्वेश्चन। ये वुमेन्स की बात करो है ना, 3-3 मार्क्स देख सकते हो, यहाँ 2 मार्क्स कम है, ठीक है। AWS में तो सेम ही गया हुआ है, यहाँ भी 2 मार्क्स कम है, 2-2 मार्क्स आप कह सकते हो अप्रोक्स कम गया है। जैसे एसटी का देखते हैं, एसटी में कितना बता रहा है 158 बता रहा है, तो कितना हो जाएगा 8 है ना, सॉरी 7 डिवाइड करो 2 7, ठीक है, और 2 नंबर 18, 79 है ना, 79 क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, 79 क्वेश्चन एक बार देख लो आप यहाँ पर, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। ये 79 क्वेश्चन के लगभग आ जाएगा, 2 14 और एक बच रहा है 2 नंबर 18, ठीक है। क्लियर है आपको, तो ये वाला हिस्ट्री वाले जो है, हिस्ट्री वाले ये चीज़ का ध्यान रखना, ये पूरा कोड है ना, मैंने अलग से भी लिख दिया है। बाकी ये PH कैटेगरी में है, तो आपको उस पर फोकस नहीं करना है। ये वैसे मैंने, आप इसको प्रिंट भी निकाल सकते हो, मतलब प्रिंट क्या निकाल सकते हो, आप इसकी PDF ले सकते हो हमारे चैनल से, तो वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये वैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स का है, होम साइंस का, लाइब्रेरी का, ठीक है। और भी देख सकते हो आप कौन कौन से सब्जेक्ट के आ गए, फिलोसॉफी, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस नहीं, फिजिकल साइंस है, ठीक है। तो लगभग उन्होंने 21 सब्जेक्ट्स का दिया है ना, योगा, उर्दू, विजुअल आर्ट्स है ना, संस्कृत, इनका दिया है। तो लगभग 31 सब्जेक्ट्स में एग्जाम हुई थी, ध्यान रखना, 31 सब्जेक्ट्स में एग्जाम हुई थी। कितने सब्जेक्ट्स में एग्जाम हुई थी, 31 सब्जेक्ट्स में हुई थी। और उसमें से इन्होंने अभी रिजल्ट कितने का दिया है, 21 का दिया है, मतलब 10 रिजल्ट्स अभी आना बाकी है, 10 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स आना बाकी है, जिसमें हिंदी है ना, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब आपको बाकी है अभी है ना। बड़े रिजल्ट्स में और दो बड़े सब्जेक्ट्स में ज्योग्राफी वगैरह हो सकता है, बाकी ये सब असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम रहेगी, उसमें जो जो सब्जेक्ट्स है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम आई थिंक इस बार 20 सब्जेक्ट्सों पे ही होने वाली है ना, 20 सब्जेक्ट्स पे ही एग्जाम होने वाली है। तो जैसे आपका ये क्लियर होता है, अगर आपका नाम है लिस्ट में, तो आप देख सकते हो, इसकी पूरी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो। तो आप भर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म, है ना। आप किसका फॉर्म भर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का। अगर आपका सेट क्लियर हो गया तो आप भर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म। तो जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरोगे, अभी उसकी डेट नहीं आई है, ठीक है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे उन्होंने बोला था कि 10 तारीख से हो जाएंगे स्टार्ट, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की फॉर्म भर सकते हो। और उस फॉर्म में वैसे आपको डालना पड़ेगा सेट का रोल नंबर, क्योंकि अभी आपको ये सर्टिफिकेट अभी नहीं आया है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट है मेरा, जब मैंने सेट निकाली थी, जो पहली बार आई थी 2022 में, ठीक है। तो 2022 में जब एग्जाम आई थी सेट निकालनी, तो मैंने उस समय निकाली थी। तो अभी ये सर्टिफिकेट नहीं आएगा, बाद में सर्टिफिकेट आ जाता है, तो इस सर्टिफिकेट का नंबर लगता है, ये रहा। वैसे रोल नंबर से ही काम हो जाता है आपका, रोल नंबर उस पर रहता है, फिर ये सर्टिफिकेट का रेफरेंस नंबर आ जाता है बाद में। वैसे आपका काम रोल नंबर से हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये सर्टिफिकेट आपके पास बाद में आएगा, बाय पोस्ट आता है। वैसे ई सर्टिफिकेट आई थिंक अब देने लग गया है PSC, मुझे तो बाय पोस्ट आया था ये सर्टिफिकेट, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या चांसेस है। देखो 3 चीजें समझो इसके बाद, है ना। आपको क्या करना चाहिए अभी के संदर्भ में, आप क्या करना चाहिए, है ना, अब क्या करना है। जैसे जिन लोगों का सेट निकल गया, मैं उन्हीं से बात करूँ, ठीक है। बाद में कभी और बात करेंगे, जिन लोगों का सेट नहीं हुआ है उनसे अपन बाद में बात करेंगे, वो नेट के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे आपका सेट हो गया है क्लियर, ठीक है, तो अब आपके पास तीन दरवाजे खुले, ठीक है, 3 दरवाजे खुले। सबसे पहला जो ऑप्शन है, वो है आपका गेस्ट फैकल्टी, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं अतिथि विद्वान। क्या बोल देते हैं, अतिथि विद्वान, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट अतिथि विद्वानों की भर्ती लगभग काफ़ी समय से नहीं कर रही है, ठीक है। दो गेस्ट फैकल्टी में अभी गवर्नमेंट ज़्यादा समय हो गया है भर्ती नहीं कर रही है, ठीक है। तो अभी इसमें भर्ती तो कुल मिला के समझ लो हो ही नहीं रही है। तो ये तो आपके पास मैं कहता हूँ ऑप्शन होते हुए भी नहीं है, ठीक है, होते हुए भी नहीं है, क्योंकि कुछ केस अटका पड़ा हुआ है, तो काफ़ी समय से गेस्ट फैकल्टी की भर्ती नहीं हो रही है ना। मैं बात कर रहा हूँ कहाँ पर, कॉलेज लेवल पर, है ना, कॉलेज लेवल पर अतिथि विद्वानों की भर्ती, ठीक है, ध्यान रखना, कॉलेज लेवल पर मैं बात कर रहा हूँ अतिथि विद्वानों की भर्ती। और दूसरा अगर मैं बात करूँ आपसे गेस्ट फैकल्टी के बाद, नेक्स्ट कौन सा, PhD। क्या PhD आप कर सकते हो सेट निकालने के बाद, तो नहीं, PhD भी नहीं कर सकते हो आपके पास, है ना। सेट निकालने के बाद आप PhD नहीं कर सकते हो, क्योंकि सेट के लिए आपको चाहिए, सेट के बाद चाहिए आपको मतलब सेट, तो देखो सेट जो है वो PhD पे अप्लाई नहीं होता है, ध्यान रखना। मतलब मेरा ये कहना है कि PhD अगर आप करना चाह रहे हो, तो आपके पास नेट होना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। यूनिवर्सिटी नेट मांगती है ज़्यादातर जहाँ तक, ठीक है।
किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर नेट का क्राइटेरिया रहता है, नहीं तो आपको एक एग्ज़ाम देनी होती है डेट की एग्ज़ाम, ठीक है, डेट, है ना, एंट्रेंस एग्जाम होती है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, डॉक्टरेट एंट्रेंस टेस्ट होता है, ज़्यादातर ही होता है। तो मेरे हिसाब से पीएचडी का ऑप्शन भी नहीं है। जो आपसे सबसे सीधा और सबसे स्मूथली जो ऑप्शन आपके पास आता है वो आता है असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पीएचडी तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी रहती है, कॉलेज में जुगाड़ पानी की सब करना पड़ती है, वो सब बात की बात है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पीएचडी का ऑप्शन भी आपके पास नहीं है, ठीक है। जो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, जो आपने हो सकता है कि ये खुद ने स्टार्ट भी कर दिया होगा, जहाँ आपके नंबर अच्छे हो रहे होंगे, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर। देखो जिसके नंबर 90 से ऊपर हो रहे हैं, जिन सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स बाकी है, वो लोग आगे तैयारी स्टार्ट कर दो, है ना। उनको ऐसा लगता है, इस रिजल्ट को देखकर वो अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। देखो सेट के लिए, है ना, मेरा सेट क्वालिफाई है, मेरा नेट भी क्वालिफाई है, मेरा जेआरएफ भी क्वालिफाई है, ठीक है। तो मेरे लिए तो एलिजिबल है ही सरी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सेट अगर आप निकाल रहे हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और वो बेस्ट ऑप्शन इसलिए क्योंकि ये जो 12 जुलाई की जो डेट है अभी एग्ज़ाम की, अभी पोस्टपोन हो सकती है ना, पोस्टपोन नहीं हुई है, एग्ज़ाम है। वैसे सुनने में आ रहा है कि ये अब लास्ट टाइम हो रही है, लास्ट टाइम हो रही है। पहले हुई थी 2022 में, फिर 2024 में, और अब 2025 में। 2024 वालों का ओके हो चुका है, 2022 वालों का ओके हो चुका है, अभी ये रनिंग है, 2024 वालों का रनिंग है, और अब ये नेक्स्ट होगा, ठीक है। तो आपके पास बहुत कम समय है ना, अगर देखा जाए तो कम समय तो बहुत ही बचा है। मैं मान रहा हूँ कि मई के 20 डेज, ठीक है, जून के 30 डेज, और जुलाई के कितने हो जाएंगे बताओ, जुलाई के कितने हो जाएंगे, 10 डेज हो जाएंगे। तो लगभग आपके पास 60 डेज का समय है, ठीक है, 60 डेज का समय है। और एक बात ध्यान रखना, जो इस बार की असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है उसमें क्या है, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी ऐड है भाई, ये ध्यान रखना। तो वही आपको पता ही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। एक तो पेपर 1 जिसकी क्लासेस हम ले रहे हैं, ठीक है, जिसकी क्लासेस हमारे यहाँ कंटिन्यू चली रही है, आप देख ही रहे होंगे, है ना। फिर उसके बाद जो होता है पेपर 2, तो पेपर 2 अगर हिस्ट्री से रिलेटेड है आपका, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड है तो हमारे चैनल पर आप आ सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, हिस्ट्री से रिलेटेड में अपन एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पीवाईक्यू भी देखेंगे। अभी आगे चल के हम असिस्टेंट प्रोफेसर के पीवाईक्यूज देखेंगे, जो आपको एग्जाम में काम में आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। पहली बात तो समझो, 60 दिन का समय है अब आपके पास, जिसमें आपको पेपर 1 भी कंप्लीट करना है, पेपर टू का अगर आपने सिलेबस देखा हो या डाउनलोड नहीं किया हो तो आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जो डाउनलोड कर सकते हो। पेपर 2 जो कि बहुत अच्छा खासा लेवल है और अच्छा है, ठीक है। पेपर 2 जिसमें आपको हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न सब मिल जाएगा, पोस्ट मॉडर्न इरा भी मिल जाएगा, हिस्टोग्राफी, फिर उसके बाद एमपी की हिस्ट्री, ये सब मिल जाएगा। पेपर 2 काफ़ी बड़ा पेपर होता है, 60 दिन में कंप्लीट करना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि पेपर 1 की तैयारी कैसे करना है, पेपर 2 की तैयारी कैसे करना है, पेपर 1 में भी कितनी चीज़ें हैं अगर देखा जाए। और इस एग्ज़ाम को सबसे ज़्यादा टफ बनाती है उसकी नेगेटिव मार्किंग, बस ध्यान रखना, उसकी नेगेटिव मार्किंग बनाती है, ठीक है। तो एग्ज़ाम को जो टफ बनाने का काम करेगी वो उसकी क्या करेगी, नेगेटिव मार्किंग करेगी। तो मेरा आपसे ये कहना है ना, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो पूरा आप बनाइए रोड मैप, ठीक है। मैं आपको बना के दे दूंगा लेकिन आपके किसी काम का नहीं है वो रोड मैप, ठीक है। मैं आपसे इस बताना चाह रहा हूँ कि पेपर 1 को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पेपर 2 को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप पहले पेपर 2 में ही ध्यान देते रहेगा और पेपर 1 छोड़ दे, है ना। पेपर 1 स्कोरिंग, है ना, स्कोर बूस्टर अगर पूछो आप मेरे से तो स्कोर आपके जो बनाएगा वो पेपर 1 बनाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि 2024 वालों के इंटरव्यू पहले हो जाए, जून में हो जाए और कंप्लीट हो जाए, उनका रिजल्ट भी आ जाए, ताकि वो आपको 12 जुलाई वाली एग्जाम में परेशान ना करे, ठीक है। शायद आयोग की कोशिश भी यही है कि वो पहले इंटरव्यू उन्हीं लोगों के ले जिनका 12 जुलाई को फेज़ में आ रहा है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझ के चलिए कि एग्ज़ाम जो होने वाली है फर्स्ट फेज़, है ना, 12 जुलाई को, मतलब वो कह सकते हो कि इंटरव्यू होने वाले 12 जुलाई से, 12 जुलाई को इंटरव्यू नहीं होने वाले, इंटरव्यू तो 2024 के होने वाले, 12 जुलाई को फेज़ फर्स्ट की एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है। ये एग्ज़ाम किसकी रहेगी, उन लोगों की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो अभी जिन्होंने सेट निकाला है या फिर जो नेट के थ्रू एग्ज़ाम देंगे। तो आपको मेन स्ट्रेटेजी किसके लिए लेकर रखना है, असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर रखना है, ठीक है। आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, है ना। आपको करना ये है कि पेपर 1 और पेपर 2 को साथ में लेकर चलो, किसी सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो और उसके पीवाईक्यू लगाओ, बस
है ना, इतने में आपका काम हो जाएगा। हिस्ट्री को लेकर भी आप एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। मेरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल रही है, ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट बुकें नहीं पढ़ी मैंने। मैं जेआरएफ को लेकर आपको सीधा बता रहा हूँ, जेआरएफ मेरा क्वालिफाइड है हिस्ट्री सब्जेक्ट से, मैंने कैसे क्वालिफाई करा और असिस्टेंट प्रोफेसर भी कैसे बन सकते हो आप। सीधा सिंपल फंडा है, आप स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो कर लो किसी भी सब इसकी। एंशेंट है तो एंशेंट मिडिवल मॉडर्न की एक कॉमन बुक फॉलो कर लो। ऐसा नहीं है कि खूब हार्ड बुकें ले आए, बड़ी बड़ी बुकें ले आए, सतीश चंद्रान फलाना चंद्रान ये सब बुकें आप ले आए, ठीक है, विपिन चंद्रा ले आया तो कोई ये ले आया, अरे इनकी जरूरत नहीं है, इतना हार्ड आपको नहीं जाना है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहाँ आपको फैक्चुअल बेस्ड एग्जाम रह जाती है। पेपर टफ आता है, लास्ट ईयर का पेपर आप उठा के देखना, मैं उसके पीवाईक्यूज भी करवाऊंगा, ठीक है। पेपर 1 को लेकर हमारी सीरीज चल रही है, पेपर 2 में असिस्टेंट प्रोफेसर के पीवाईक्यू हमने एक लेक्चर लिया है, आगे भी हम उसके लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना। सेट क्लियर हो गया उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना, आगे भी इसी तरह पढ़ाई करते रहो। और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारे सीरीज़ें चल रही है वो आगे कंटिन्यू रहेगी। अब आप जिनका हो गया सिलेक्शन वो आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की पूरी तरीके से जी जान लगा के तैयारी कर लो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो भी मतलब हमारी क्लासेस रहेगी उनको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।